आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। आदाब आदाब डॉक्टर में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। कहते हैं बच्चे हमारी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आते हैं। कहते हैं बच्चों से हमारी ज़िंदगी मुकम्मल होती है। वो तमाम माँ बाप जिनको औलाद की ये खुशी नहीं नसीब हुई है, जो औलाद की इन खुशियों से महरूम हैं, उनके लिए आदाब डॉक्टर में बातचीत की जाती है इनफर्टिलिटी मौजू पर। आज एक दफ़ा फिर आदाब डॉक्टर पे मौजू इनफर्टिलिटी पर ही हमारी डॉक्टर साहिबा से बातचीत होगी। साथ ही साथ आपके सवाल भी प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। हमारे साथ आज एक दफ़ा फिर मौजूद है डॉक्टर सरिता। तशरीफ़ लाई हैं वो डॉक्टर चैतन्या क्योर क्लिनिक से। अपने सवालों के साथ उम्मीद करते हैं आप तैयार हो चुके हैं। इनफर्टिलिटी हमारा मौजू है, लिहाजा इनफर्टिलिटी के हवाले से जो भी सवालात आप हमसे हमारे ज़रिए डॉक्टर साहिबा से पूछना चाहते हैं, हमें आप कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0402331330 या फिर 04013820। डॉक्टर सरिता की तरफ हम बढ़ते हैं। डॉक्टर सरिता गुड इवनिंग, बहुत शुक्रिया आप आई। कैसी हैं आप? फाइन। डॉक्टर सरिता आज एक दफ़ा फर्टिलिटी मौजू पे ही बातचीत करेंगे। और कुछ दिन पहले डॉक्टर सरिता हमने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था कि साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा हमारे जहन पर असर हो सकता है और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं जिनसे फर्टिलिटी अफेक्ट हो सकती है। थोड़ा इस मौजू पर आप रोशनी डालिए। जनरली साइकोलॉजिकल फैक्टर्स यानी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस की वजह से अगर कोई स्टेरॉयडल मेडिकेशंस जो यूज़ करते हैं, चाहे वो मेल्स हो या फीमेल्स हो, वो स्टेरॉइड्स जो मेडिसिन यूज़ करते हैं उसका एफिनिटी भी हो सकता है। और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से जो मेंटल डिस्टर्बेंसेस जो होता है ना, मेंटल डिरेंजमेंट्स जो होता है वो मे बी और मे नॉट बी फिजिकल एक्टिविटीज़ या अदर ऑर्गन्स पे थोड़े कंडीशंस में हो सकता है, थोड़े कंडीशंस में नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रिलेटेड स्ट्रेस कंडीशंस जो भी है बहुत सारे, यानी चाहे वो फीमेल्स में हो या मेल्स में हो, एफिनिटीज़ तो ज़्यादा ही बढ़ सकती है फर्टिलिटी के हिसाब से। यानी मेनली फीमेल्स में अगर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या साइकोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट जिन लोग में है, उन लोग में उस कंडीशंस के वजह से इनबैलेंसेस ऑफ द हार्मोन्स, यानी हार्मोनल इम्बैलेंस अगर हुआ तो साइकिल्स रेगुलर नहीं होगा। जब साइकिल्स रेगुलर नहीं आएगी तो पीरियड्स में इम्बैलेंसेस होने की वजह से एग रिलीजिंग तो नहीं होगा और प्रेगनेंसी में वो इफेक्ट होगा। और एट द सेम टाइम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मेल्स में, मेल्स फर्स्ट ऑफ ऑल मेल्स भी अ बिट इगोइस्टिक, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस की वजह से उनमें जो नर्वस डेबिलिटीज़ आ सकती है ना, नर्वस डेबिलिटीज़ की वजह से नॉर्मल फैमिली लाइफ में भी डिस्टर्बेंस हो सकती है, चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस में इफेक्ट हो या ना हो। है ना, डायरेक्ट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स स्पर्मेटोजेनेसिस को डिक्रीज करने के लिए या कौन पे इफेक्ट तो नहीं होगी, लेकिन साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में जो भी स्टेरॉयडल मेडिकेशंस जो यूज़ करते हैं उसकी वजह के लिए वो अगर जब यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से जो उन लोग जो इम्बैलेंसेस फील होते हैं, यानी जो नर्वस डेबिलिटीज़ जो फील होते हैं, उससे नॉर्मल फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होके जनरल फर्टिलिटी में भी वो इफेक्ट हो सकता है। तो एक डॉक्टर के हैसियत से वो लोग जो वैसे बिल्कुल हेल्दी हैं, कोई उन्हें कंप्लेंट्स नहीं है, सारे रिपोर्ट्स पॉजिटिव है, लेकिन चूंकि साइकोलॉजिकली वो लोग डिस्टर्ब है, एक डॉक्टर के हैसियत से आप क्या उन्हें मशवरा देंगी? देख, यही है कि नॉर्मली अगर चाहे उनमें प्रॉब्लम हो या ना हो, साइकोलॉजिकल डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस ऑन द बॉडी। यानी जो नॉर्मली देखा जाता है कि मेनली फीमेल्स में या हो किसी में भी, या स्कूल गोइंग गर्ल्स में अगर देखा गया तो जब एग्ज़ाम्स पास पड़ जाती है, एग्ज़ाम्स के लिए जो जाते हैं, उन लोग में वो स्ट्रेस के वजह से, वो जो टेंशन की वजह से पीरियड्स में इरेगुलरिटीज़ हो सकती है, यानी इरेगुलर साइकिल्स, यानी जल्दी भी आ सकती है पीरियड्स या डिलेड भी हो सकता है। इट मीन्स वॉट एवर द स्ट्रेस उन लोग फील कर रहे हैं वो डायरेक्टली इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द लेवल ऑफ द हार्मोन्स। यानी यही एक ये है कि ये एडवाइस है जनरली कि साइकोलॉजिकली उन लोग को स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। यानी उनमें जो भी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, नॉर्मली जब मिलना चाहिए, अगर नहीं मिले तो भी प्रेगनेंसी नहीं आ सकती है, प्रेगनेंसी नहीं आए तो शायद कुछ प्रॉब्लम है, या उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। यानी साइकोलॉजिकली उन लोग फ्री, मेनली आजकल के स्ट्रेसफुल ज़माने में यही तो मेन रीज़न बन जा रहे हैं। तो इसके लिए रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस करना, और अगर ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस अगर है तो जनरली होम्योपैथी ट्रीटमेंट में ऐसा होता है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को कंसिडर करके ट्रीटमेंट, यानी ओनली फॉर द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑल्सो देयर आर गुड मेडिसिन इन द होम्योपैथी। ग्रेट, ओके, बहुत शुक्रिया। चलिए डॉक्टर, अब हम एक मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। हमें पंजाब से स्मिता का मैसेज आया है जो कहती है इन्हें मेनोपॉज के बाद हार्ट पर और बोन्स पर कैसा असर पड़ता है? क्या पड़ता है मेनोपॉज के बाद बोन्स पर या फिर हार्ट पर, और क्या एहतियात बरतनी चाहिए? ऐसा तो कुछ भी नहीं रहता है कि मेनोपॉज के बाद ही ये बोन्स पे या हार्ट पे कुछ कंप्लेंट्स या कुछ एफिनिटीज हो सकता है। नॉर्मली एज द एज एडवांस होते ही जा रहे हैं तो कैल्शियम डिपोजिशंस तो कम हो जाएगी, तो एट द सेम टाइम द स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्गनेस ऑफ द बोन्स तो डिक्रीज होगा, नॉर्मल रेगुलराइजेशन जो भी है फीमेल्स में मेनली तो वो भी कम हो जाएगा, तो हार्ट कंप्लेंट्स भी बढ़ने का चांसेस होगा. इट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड एग्जैक्टली विद द मेनोपॉजल, बट इट इज रिलेटेड विद एज द एज एडवांसेस. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. चलिए डॉक्टर, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ कॉलर हो चुके हैं ज्वाइन. पहले कॉलर को हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं. गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर. हेलो. हेलो डॉक्टर जी, खुश आमदीद. जी, अस्सलाम वालेकुम. क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? यास्मीन फातिमा, जी. हैदराबाद से बोल रहे हैं. ओके, क्या उम्र है आपकी? हाँ 26 ईयर. सवाल पूछिए अपना. और हाँ, शादी होकर 8 साल हुए और औलाद नहीं है, इनफर्टिलिटी है. हाँ, एलोपैथिक इलाज कराए इनफर्टिलिटी के लिए. ओके. टीबी जो है यूट्रस में बताया. ओके. तो उसके लिए पूछना ये है कि अगर एलोपैथिक दवा तो सूट नहीं हो रही हमको, एलोपैथिक दवा का रिएक्शन आ जा रहा, इसीलिए अगर एलोपैथिक दवा लेते हुए अगर क्या होम्योपैथिक से पूरा टीबी का क्योर होता क्या? बिल्कुल सही. और जो है ट्यूब्स भी ब्लॉक हो गए, ऐसा कुछ एलोपैथिक डॉक्टर्स बताए हैं. ओके. हाँ, हमको मैडम से ये पूछना है कि होम्योपैथिक से पूरा टीबी का जो इन्फेक्शन आया हमारे यूट्रस में और जो है ट्यूबल ब्लॉक जो बता रहे हैं, तो वो क्योर होता क्या बिल्कुल आपके होम्योपैथिक से? ये बिल्कुल हमको बताया पूछना जाएगा आपको. डॉक्टर, क्या कहेंगी आप इन्हें? जी मैडम, यानी उनका पीरियड्स का कैसा रेगुलर है क्या पीरियड्स? हाँ, पीरियड रेगुलर है. यानी यूट्रस में बस टीबी पाया गया, यानी लंग्स में बचपन में कभी वो कंप्लेंट था क्या? बचपन में तो कंप्लेन नहीं था, कुछ भी नहीं था. अच्छा अच्छा, ठीक है. फातिमा जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया. जरूर आपकी मदद की जाएगी. जी डॉक्टर. यानी इनका ये सवाल था कि यूट्राइन ट्यूबरकुलोसिस यानी जनरली ट्यूबल ब्लॉक्स होने के वजह मतलब होने के लिए ट्यूबरकुलोसिस रहता है. यूट्राइन ट्यूबरकुलोसिस में भी ट्यूबल ब्लॉक्स हो रहा है. तो इनका यही था कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट इन लोग जो भी ले रहे हैं उससे साइड इफेक्ट्स हो रहा है, लेकिन जिन लोग को वो दवाई पड़ेगी या विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स जिन लोग को आएगा उन लोग को भी यानी एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी वो इन्फेक्शंस कंप्लीटली बॉडी में से एलिमिनेट नहीं होगा. यानी जो एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट आप ले रहे हो मैडम, उससे वो भी जो भी इन्फेक्शन है आप में वो डोमिनेंट स्टेट में ही बस रह जाएगी, उससे वो कंप्लीटली ट्यूब्स तो क्लियर नहीं होगा. लेकिन होम्योपैथी ट्रीटमेंट से आप में जो भी इन्फेक्शन है उसको कंप्लीटली आपके बॉडी में से एलिमिनेट कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे केसेस को यानी मोर देन 80% तक हमारे क्लिनिक्स में ऐसे बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉक्स जिन लोग को यूट्राइन ट्यूबरकुलोसिस के वजह से है उन लोग को होम्योपैथी ट्रीटमेंट देने के बाद वो इन्फेक्शंस क्लियर होकर नॉर्मली ब्लॉक्स खुल के हेल्दी प्रेगनेंसीज आए और केसेस है. हो सके तो एक बार आप drchaitanyas.com का वेबसाइट भी खोल के देख लीजिए. ट्यूबल ब्लॉक्स रिलेटेड केसेस आप विद ओरिजिनल रिपोर्ट्स आपको उसमें मिलेगी. बेहतर. हम एक और कॉल शामिल करते हैं. गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर. वालेकुम सलाम, खुश आमदीद. क्या नाम है आपका? मैं समीना दुबई से बात कर रही हूँ. ओके, क्या उम्र है आपकी? जी, मेरी तो उम्र 34 है. ओके. ये मैंने ये पूछना था कि मेरा 3 मरतबा लाइपोस्कोपी ऑपरेशन हो चुका है जी. तो अभी दोबारा ये नहीं बोल रहा है ट्यूबे आपकी फ्रोजन ब्लॉक है. तो जब मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ तो फोन करने की मेडिसिन, तो वो कहते हैं कि नहीं आपको दोबारा लाइपोस्कोपी करनी पड़ेगी. तो मैंने पूछना था डॉक्टर साहब से कि कितनी मरतबा लाइपोस्कोपी की जा सकती है. ओके. और आप अपने मेंसेस के बारे में हमें बताइए, रेगुलर हैं? नहीं, मेंसेस मेरे डिस्टर्ब है. जब से एक ही बेटा है मेरा, उसके बाद मेरे मेंसेस डिस्टर्ब है. मेंसेस भी रेगुलर मेरा है? बेटा एक है 16 साल का, उसके बाद मेरे बेबी नहीं है. वो मेरे को 15 साल में बेबी हो गया था. बेहतर. आपको जो सवाल है डॉक्टर जरूर आपको बताएंगे. डॉक्टर और कुछ इनसे पूछना चाहेंगे? जी, आप 3 बार आपने लैप्रोस्कोपी के लिए क्यों गए मैडम? आपका ट्यूब्स ब्लॉक था, इसके लिए गए थे कि आप लैप्रोस्कोपी के लिए? फर्स्ट टाइम जब हम गया तो हमारा बेबी मतलब 1 साल शादी के ऊपर ससुराल वालों ने हमारा लैप्रोस्कोपी करवाया तो मेरा बेबी हो गया. दूसरी मरतबा करवाया तो बोला ट्यूबे ओपन है. अच्छा. और तीसरी मरतबा जब करवाया तो अभी कह रहे कि फ्रोजन ब्लॉक है. अच्छा, आपको टीबी ऐसे कुछ कभी आया था क्या? कुछ भी नहीं, ना टीबी, कोई भी नहीं प्रॉब्लम, सब पहले नॉर्मल है, सब ठीक है. पहला बच्चा जो हुआ था वो दवाई के जरिए या नेचुरली हुआ? नहीं, लैप्रोस्कोपी हुआ. लैप्रोस्कोपी के बाद हुआ? आया. अच्छा. वो एक बार हुआ फिर बस बेबी हो गया. यानी लैप्रोस्कोपी के पहले आपका मेंसेस नहीं होता था क्या? नहीं होता था मेरा मेंसेस बाकायदा बिल्कुल. बेबी के बाद भी तकरीबन अभी 10 साल तक मेंसेस बिल्कुल टाइम टेबल से 20 डेज बाद आता था. और अभी जब से बेबी का दोबारा 8 साल से शुरू किया है, मेडिसिन खाती हूँ, मेंसेस आते हैं वरना नहीं आते. जरूर आपकी मदद की जाएगी. बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया.
थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर ने आपके पूरा सवाल सुन लिया है और पूरी कोशिश करेंगी जवाब देने का। जी, इनका ये था कि सवाल 3 बार भी लैप्रोस्कोपी हुआ था तो 14 बार करवा सकती है, नहीं करवा सकते। यानी इनका जो भी प्रॉब्लम था, यानी ट्यूब्स में जो भी ब्लॉक है वो लैप्रोस्कोपी के जरिया बस खुलवाने का कोशिश करें, है ना। लैप्रोस्कोपी जो भी इन लोग जितने भी आप भी करवाओ, लेकिन वो ट्रीटमेंट तो नहीं है, बस एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो एक्सटर्नली जो भी चीज़ दिख रहे होंगे या जो भी ब्लॉक दिख रहा होगा उसको क्लियर करने का बस एक सर्जिकल मेथड है। तो इससे ये बिल्कुल ट्रीटमेंट ही नहीं है। आप जो भी ले रहे हो मैडम, वो बिल्कुल आपका जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर करने का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। शायद वो एक बार लैप्रोस्कोपी करने के बाद आपको प्रेगनेंसी आया होगा, लेकिन वो प्रॉब्लम वैसे ही रहने की वजह से आपको अभी पीरियड भी नहीं आ रही है और ट्यूब्स में भी प्रॉब्लम पता चल रहा है। इस प्रॉब्लम को होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर कर सकते हैं। यानी आप चौथे बार भी अगर लैप्रोस्कोपी करवाओ भी तो 3 बार जो भी हुआ चौथा बार भी वही होने का चांसेस रहता है। अगर आप इसके लिए होम्योपैथी दवाई अगर यूज़ करोगे तो विद इन 6 to 8 मंथ्स, यानी नॉर्मली हमारे पास ऐसे जो भी केसेस है उसमें विद इन 3 मंथ्स, विद इन 6 to 8 मंथ्स भी वो इन्फेक्शंस खुल के क्लियर होके नेचुरली ब्लॉक्स खुल के हेल्दी प्रेगनेंसीज आए और केसेस है। हो सके तो एक बार आके कंसल्ट करने का कोशिश कीजिए। बेहतर। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक और लाइव कॉलर हो चुके हैं हमारे प्रोग्राम में शामिल। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो जी हाँ, मैं प्रीति बात कर रही हूँ। क्या नाम बताया आपने? प्रीति जी प्रीति, कहाँ से हैं आप? जी नांदेड़ महाराष्ट्र से। सवाल पूछिए प्रीति अपना। जी मुझे पीसीओडी था है ने अभी, और मेरी फॉलिकुलर स्टडी चालू है अभी, और मुझे मेरे इनफर्टिलिटी है, मेरी शादी को अभी 2 साल होते आ रहे। तो और मेरी मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव आई है। प्रीति क्या आपके पीछे एक सेकेंड प्रीति, क्या पीछे आपके टीवी चल रहा है? जी नहीं, बंद है। बेहतर, जी पूछिए। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? मेरी फॉलिकुलर स्टडी अभी पूरी होने की है, और अभी मुझे अब मेरा आज पीरियड का 19वां दिन होने के बाद भी ओव्यूलेशन हुआ नहीं है। प्रीति आपकी एज क्या है? मेरी अभी 24 आपने बताया, ओके। और मेंसेस आपके रेगुलर नहीं है? जी डॉक्टर, कुछ प्रीति से आप और पूछना चाहेंगे? जी, आपका ये इरेगुलरिटी कब से है मैडम पीरियड्स का? 2-3 साल हो गए। यानी शादी के बाद से या उससे पहले से ही? उसके पहले से ही है। उसके पहले से ही हो रहा है आप इरेगुलरिटी, यानी दवाई लिए तो ही बस रेगुलर होता है, वरना नहीं रेगुलर होगा। आपने बताया था कि मॉन्टॉक्स टेस्ट आप में पॉजिटिव था, आपको टीबी ऐसे कुछ कंप्लेंट्स था क्या? मुझे सिम्टम्स कुछ भी नहीं है उस टाइप के। जी, टेस्ट लेकिन पॉजिटिव आई है। ट्यूब्स का टेस्ट आपने करवाया क्या? HSG कुछ करवाया आप? डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि सिम्टम्स कुछ ना होने के कारण उन लोगों ने अभी ट्रीटमेंट चालू करने के लिए नहीं बोला है। जी, आपने ट्यूब्स का कुछ ब्लॉक है या खुला है वो कुछ देखने का कुछ टेस्ट करवाया क्या? कुछ भी नहीं, ओके बताया। ठीक। शुक्रिया प्रीति, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, जनरली मॉन्टॉक्स ट्यूबरकुलर टेंडेंसीज या ट्यूबरकुलर हिस्ट्रीज अगर हो तो ही मॉन्टॉक्स टेस्ट पॉजिटिव होगा। इनमें मॉन्टॉक्स पॉजिटिव है ना, इंटरनल ट्यूबरकुलर टेंडेंसी शायद इनमें हुआ है, तो उसके वजह के लिए भी इरेगुलरिटीज ऑफ द हार्मोन्स हो रहा है ना। स्टार्टिंग से ही पीरियड्स में इरेगुलरिटी है ना, नॉर्मल एनहांसमेंट आपके ग्लैंड्स में नहीं है। जो हार्मोन्स आपको राइट टाइम में रिलीज होना चाहिए वो हार्मोन्स ठीक तरीके से रिलीज नहीं हो रहे, तो आपको पीरियड नहीं आ रही है। तो वो क्यों रिलीज नहीं हो रहा, वो ग्लैंड्स में एनहांसमेंट क्यों नहीं है, उस कंडीशंस को तो क्लियर करने का आप कोशिश नहीं करें। बस पीरियड नहीं आ रहा है तो वो पीरियड आने के लिए जो भी हार्मोन्स आपके बॉडी में नेसेसरी है उसको टैबलेट के जरिए आप फुलफिल कर रहे तो पीरियड आपको आ जा रही है। लेकिन वो सप्लीमेंट्री हार्मोन्स लेने की वजह से जो भी पीरियड आप में आ रहे वो हेल्दी नहीं होगा, इस वजह के लिए आपको हेल्दी ओव्यूलेशन भी नहीं हो रहा है। यानी पीरियड आने के लिए जो हार्मोन्स आपके बॉडी में चाहिए वही हार्मोन से आप हेल्दी एग भी आने का चांसेस होगा। तो ओवरऑल आपके ग्लैंड्स में एनहांसमेंट क्यों नहीं है, उस कंडीशंस को हम लोग होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर कर सकते हैं। वो कंडीशन जब क्लियर हो जाएगी, नॉर्मल एनहांसमेंट और नॉर्मल रिलीज ऑफ द हार्मोन्स हो जाएगी, तब विदाउट एनी सप्लीमेंट्री मेडिकेशंस आपको हेल्दी ओव्यूलेशन होकर हेल्दी प्रेगनेंसी आने का चांसेस होगा। और होम्योपैथी में ये भी है कि आपका मॉन्टॉक्स जो भी पॉजिटिव है, यानी आपका इंटरनल हिडन इन्फेक्शंस को भी कंसिडर करके ट्रीटमेंट रहेगा। बेहतर। एक और हम कॉल शामिल करते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, खुश आमदीद। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सोनी अग्रवाल।
सोनिया कहाँ से हैं आप? धामपुर बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं। ओके सोनिया, क्या सवाल है आपका? जैसे हम 8 ईयर्स से हमें ब्लीडिंग बहुत होती है। हम्म हमने 2 बार अबॉर्शन करवा रखा है, हम्म 3 बार टैबलेट ले जो अवॉइड करने की होती अच्छा उसके बाद जो है लोगों में काफी ब्लीडिंग होती है। उसके लिए हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, सब कुछ ठीक आया है। टेस्टिंग करवाई ब्लड की, खून टेस्ट। तो उन्होंने ये कहा कि आप जो है हार्मोन्स कुछ डिसबैलेंस हो सकते हैं। हमने अब हार्मोन्स की गोली खाई है इस समय, तो दिन के बाद अभी तक हुए नहीं है। 40 एज होने वाली है हमारी। एज क्या बताई आपने? 40 एज होने वाली है। अच्छा अच्छा ओके। तो क्या तो आपका मैडम ये अब होगा या 15 डेज हो गए? 15 को हमने लास्ट डे दी थी, तो अब पता नहीं कैसे ब्लीडिंग होगी। काफी जैसे 2 घंटे के बाद आधे घंटे ब्लीडिंग आती है टॉयलेट। सोनिया मैम कुछ पूछना चाहेंगी सोनिया से? जी, आप और? अभी आप 48 इयर्स आपको आपका एज बता रहे मैडम। ये जो भी प्रॉब्लम आपको पीरियड्स में हो रहा है, ये कब से हो रहा है, कितने साल से हो रहा है? 8 इयर्स हो गए। 8 ईयर्स से यही प्रॉब्लम चल रहा है। उससे पहले बिल्कुल ठीक ही रहता था क्या? नहीं, तब भी जाती थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि 2 घंटे बाद आधे घंटे टॉयलेट में बैठना पड़ता था। ये नहीं था, काफी जाता है। अच्छा अच्छा। 3 और days ये तक। 3 अबॉर्शंस जो भी हुआ था, आप कौन सा एज में हुआ था आपको? 7 इयर्स हो गए। 2 अबॉर्शन हुए हैं और 3 बार अच्छा। टैबलेट खाई है। अभी 4-5 साल पहले एक खाई है। अच्छा अच्छा, अभी 48 इयर्स है। ठीक है सोनिया बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। जी जी। डॉक्टर। फिलहाल इनका एज अभी 48 इयर्स है और ये प्रॉब्लम्स तकरीबन 8 ईयर्स से हो रहा है। यानी आफ्टर एंटरिंग ऑफ द 40 इयर्स ओनली इनका ये प्रॉब्लम चल रहा है। यानी जनरली 39-40 इयर्स एज जैसे ही एंटर होता है तो मेनोपॉजल स्टेजेस आने का भी चांसेस हो सकते हैं। तो ये शायद ये 8 इयर्स बैक या 6 इयर्स बैक भी पीरियड्स नहीं अगर आए तो पीरियड्स आने के लिए शायद कुछ दवाई लिए होंगे, तो प्रेगनेंसीज आया होगा तो उसको मिस्ड अबॉर्शंस करवा दिया। यानी अभी जो भी आपका प्रॉब्लम चल रहा है मैडम, आप उतना घबराने को कोई ज़रूरत नहीं है। ये पीरियड्स यानी जनरली 40 इयर्स के बाद पीरियड स्टॉप होने का कंडीशंस होते हैं। उस टाइम पे थोड़े लोगों में ज़्यादा ब्लीडिंग होना, थोड़े लोगों में बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं होना, ऐसे कंडीशंस होता है। तो ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए या ब्लीडिंग लाने के लिए आप बिल्कुल कोई दवाई मत लीजिए। अगर कुछ अदर हेल्थ कंडीशंस है तो उसके लिए बस लीजिए, ये स्लोली आपका पीरियड स्टॉप हो जाएगा। बेहतर। नाज़रीन, यहाँ पर आपका प्रोग्राम आदाब डॉक्टर चल रहा है। इनफर्टिलिटी मौजू पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरी, तशरीफ़ लाई हैं वो डॉक्टर चैतन्यास क्योर क्लिनिक से। आपके सवाल आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं responseurdu@etv.co.in पे, साथ ही साथ आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं अपने एक और कॉलर के साथ। हेलो, आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम रेशमा है। कहाँ से हैं रेशमा? जी, हम हैदराबाद टोलीचौकी से बोल रहे हैं। जी पूछिए रेशमा अपना सवाल। ये मुझे जानना था कि मेरी शादी के 5 साल हुई, तो अभी तक तो मुझे बच्चे नहीं है, और मेरे हस्बैंड में जो है ना कॉन्ट्स कम है बोल के बोले, 0 कॉन्ट्स है, तो कुछ इलाज है क्या उसका, जानना चाहिए। अच्छा, और रेशमा अपने बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? क्या आपकी एज है और आप क्या है आपकी एज? जी, मेरी एज 25 है और मेरी हाइट 5 है और मेरा वेट जो है ना 65 किलो है। ओके, और आपके मेंसेस? जी, आपके मेंसेस रेगुलर हैं? पता नहीं, अभी तो मैं कुछ भी टेस्ट नहीं कराई अभी तक। नहीं, आपके माहवारी नॉर्मल है? हाँ जी, नॉर्मल है। बेहतर। रेशमा हम आपके डॉक्टर से पूछते हैं। डॉक्टर कोई पूछना चाहेंगी आप रेशमा से? जी, यानी आपका हस्बैंड का जब भी आपने टेस्ट करवाए थे बस 0.5 मिलियंस वैसे कम ही हो रहा है, आ रहा है क्या मैडम काउंट? तो बोले, कोई बोले 10 है बोल रहे, कोई 0 बोल रहे, तो जीरो भी, कभी कभार जीरो भी हो रहे हैं। उनमें कुछ और कंप्लेंट्स यानी डायबिटीज या ऐसे कुछ कंप्लेंट्स है क्या उनमें? पता नहीं उनको क्या है कि किडनी में कुछ खतर है बोल के बोल रहे थे। अच्छा और अच्छा थोड़ा बैक पेन थोड़ा लाइट है। अच्छा, ठीक है ठीक है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया रेशमा, ज़रूर डॉक्टर आपकी मदद करेंगी। जी डॉक्टर, सुना आपने जी, यानी इनमें जो भी प्रॉब्लम है यानी काउंट बहुत ही कम है। नॉर्मली मेल्स के तरफ से 60 बिलियंस काउंट विद 50% एक्टिव मोटिलिटी विदाउट एनी इन्फेक्शंस, विदाउट एनी मॉर्फोलॉजिकल अबनॉर्मलिटीज अगर है तो ये मेल की तरफ से प्रेगनेंसी आने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। 0.5 मिलियंस कभी कभार या कभी कभार 0 या एट टाइम्स 10 मिलियंस हो रहा है। यानी नॉर्मल एनहांसमेंट ऑफ द टेस्टिकुलर फंक्शनिंग इनमें नहीं है तो काउंट कम हो रहा है। ये जो आपका
हस्बैंड का जो भी प्रॉब्लम है मैडम, उसके लिए हमारा डॉक्टर चैतन्यास क्यूर क्लिनिक में मोर देन 80% तक एश्योरेंस है। यानी मेनली हमारे क्लिनिक्स में सेमिन एनालिसिस को कंप्यूटराइज्ड माइक्रोस्कोप में देखते हैं, कौन कैसे है, उसका मोटिलिटी कैसे है, उसमें किस टाइप ऑफ इन्फेक्शंस में, यानी कौन कम होने के लिए जो भी कॉजेस है वो देखने के बाद उस हिसाब से उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। वो कॉजेस क्लियर होने के बाद नॉर्मली कौन बढ़ के हेल्दी प्रेगनेंसी आने का चांसेस होगा। हो सके तो एक बार आप आपका पूरा पुराना रिपोर्ट्स लेके आके मिलने का कोशिश कीजिए। बेहतर, एक और कॉल शामिल करते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, आदाब। आदाब, खुश आमदीद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलनाज है और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी गुलनाज, सवाल पूछिए अपना। मेरी एज 24 है और मेरी शादी होके 3 साल हो गया है। में अबॉर्शन हुआ और उसके 6 मंथ बाद फिर प्रेग्नेंट हुई मैं, और उसके प्रेग्नेंट होने के बाद 6 मंथ में प्रीमैच्योर डिलीवरी हो गई मेरी। तो उसके बाद से मुझे पीरियड इरेगुलर है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, और कह रहे हैं कि मेरे बबल्स, वाटर बबल्स है, ये कह रहे हैं डॉक्टर। उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, फिर भी अभी भी मुझे पीरियड इरेगुलर है मेरे। बेहतर, डॉक्टर कुछ और जानना चाहेंगी गुलनाज से आप? आपका ये अबॉर्शन होने के बाद से ही आपका ये पीरियड्स इरेगुलरिटी है या उससे पहले ही? जो भी प्रेगनेंसी आप में आई थी वो नेचुरल था या कोई दवाई के जरिया? जी, मेरी प्रीमैच्योर डिलीवरी होने के बाद 6 मंथ तक मेरे पीरियड रेगुलर रहे। अच्छा। उसके बाद से मेरे पीसीओडी का प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ। और ये प्रेगनेंसी आपको जो आई थी वो नेचुरल प्रेगनेंसी था या कोई दवाई लिए थे आपने? नहीं, नेचुरल प्रेगनेंसी थी। नेचुरल, यानी बिल्कुल रेगुलरली रहता था आपका, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था? नथिंग। ओके ओके। गुलनाज, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। ज़रूर डॉक्टर आपकी मदद करेंगी। जी डॉक्टर। जी, इनका यानी एक प्रीमेच्योर डिलीवरी के बाद से ये प्रॉब्लम्स इरेगुलर, यानी 6 मंथ्स के बाद से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है। यानी प्रेगनेंसी नेचुरली आया था, लेकिन वो अनडेवलपमेंटल फैक्टर्स या हेल्दीनेस नहीं रहने की वजह से 6th मंथ में प्रीमेच्योर डिलीवरी हुआ। प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के लिए डेवलपमेंटल अबनॉर्मैलिटीज़ या कुछ अदर कंडीशंस ऑफ द फीटस भी हो सकते हैं, और सर्वाइकल स्ट्रेंथ उतना नहीं रहने की वजह से मदर में, उसके वजह के लिए भी ये प्रीमेच्योर डिलीवरीज हो सकता है। तो यानी ये जो भी प्रॉब्लम्स है इनमें एक बार ये प्रीमेच्योर डिलीवरी होने का या प्रॉब्लम जो भी है, इनका बैकग्राउंड कंडीशंस कहीं भी क्लियर नहीं हुआ। इसके लिए अभी फ़िलहाल इनका पीरियड्स इरेगुलर हो रहा है, यानी दवाई ले रहे हैं फिर भी रेगुलर नहीं हो रहा है। यानी आप दवाई जो भी ले रहे हैं मैडम, बस आपको पीरियड नहीं आ रहा है तो वो हार्मोन्स का बस दवाई अंदर लेने का बस कोशिश कर रहे हैं आप, लेकिन उससे आपका जो भी प्रॉब्लम है वो तो क्लियर नहीं होगा। जितने दिन आप दवाई लेते जाओगे, दवाई जब लोगे तब आपको पीरियड आएगी, दवाई जब स्टॉप करेंगे पीरियड नहीं आएगी आपको। लेकिन होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए, यानी आपका प्रीमेच्योर डिलीवरी होने का जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स आपके तरफ से और आपके हस्बैंड के तरफ से, उसका एफिनिटीज़ क्लियर होने के बाद आपका हेल्दीनेस ऑफ द हार्मोन्स हो जाएगी, तब रेगुलर साइकिल्स भी होने का चांसेस होगा। इसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छा दवाई होगा मैडम, हो सके तो एक बार आके कंसल्ट करने का कोशिश कीजिए। बेहतर। डॉक्टर, ये बहुत आम सी प्रॉब्लम हो रही है कि आपके मेंसेस नहीं रेगुलरली होते हैं, फिर आप एक दवा लेते हैं, फिर वो रेगुलर होते हैं, वो दवा स्टॉप करते हैं, फिर इरेगुलर होते हैं। तो इसके लिए आप क्या एडवाइस देंगी? यानी एडवाइस यही है कि जब पीरियड नहीं हो रहा है, यानी नहीं होने का कंडीशंस क्या है वो पर्सनली एक बार सोचना चाहिए। जब दवाई एक टैबलेट लेते ही साथ पीरियड आ जा रही है, एक टैबलेट लेते ही साथ पीरियड पोस्टपोन हो रहे हैं, नॉर्मली थिंक अगर किया गया तो भी अपने बॉडी में जो नॉर्मल एनहांसमेंट या नॉर्मल रिलीज होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो विद टैबलेट वी आर फुलफिलिंग दोज कंडीशंस। यानी बस जो भी टैबलेट्स ये ले रहे हैं सप्लीमेंट्री फुलफिलिंग ऑफ द नॉन रिलीजिंग ऑफ द हार्मोन्स को बस फुलफिल कर रहे हैं। यानी यही सलाह है कि अगर पीरियड्स नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, उस कंडीशंस को एक बार सोच के उस कंडीशंस को क्लियर करने का ट्रीटमेंट को आप लोग ऑप्ट कीजिए। यानी जो भी एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है उनमें बस सप्लीमेंट्री मेडिकेशंस देने का ही बस चांसेस हो सकता है, यानी उनका वो दवाई का लिमिटेशंस वही तक है, कॉजेटिव फैक्टर्स को क्लियर करने का लिमिटेशंस उसमें नहीं है। वैसे होम्योपैथी में भी इमरजेंसी कंडीशंस कुछ क्रिएट नहीं दे सकते, यानी इंटरनल कॉजेटिव फैक्टर्स को ही बस होम्योपैथी ट्रीटमेंट क्लियर कर सकता है। यानी इरेगुलरिटीज अगर फीमेल्स में अगर है तो सप्लीमेंट्री मेडिकेशंस को आप बिल्कुल ऑप्ट मत कीजिए, उसके जरिए अगर वैसे लेते ही जाओगे तो साइड इफेक्ट्स भी होने का चांसेस होगा। उसके लिए कोई होम्योपैथी ट्रीटमेंट को ऑप्ट करने का कोशिश कीजिए, कॉज ढूंढिए कि क्या है उसका कॉज और उसका ट्रीटमेंट कीजिए। डॉक्टर, एक और बहुत आम सी प्रॉब्लम आजकल के हमारे सोसाइटी में हो रही है, ज़्यादातर देखा जा रहा है इनफर्टिलिटी और एज का रिलेशन हो रहा है। तो ये जो एज रिलेटेड इनफर्टिलिटी है जो इतनी आम हो रही है, इस पर आप थोड़ा रोशनी डालिए। नॉर्मली फीमेल्स या मेल्स में तो एज का उतना बॉन्ड्स कुछ भी नहीं होगा, यानी फर्टिलिटी
के हिसाब से या मैरिड लाइफ के हिसाब से अगर देखा गया तो मेल्स में तो उतना एज फैक्टर्स या एज बॉन्ड्स या एज लिमिट्स तो कुछ भी नहीं होगा। फीमेल्स में डेफिनेटली एज फैक्टर्स तो इन्फ्लुएंस होगा फर्टिलिटी में, यानी नाउअडेज 35, 32, 33 इयर्स में भी आजकल फीमेल्स शादी कर रहे, यानी जैसे ही एज एडवांस होते ही जा रहे ओवेरियन रिजर्व और हेल्दीनेस ऑफ द एग तो डिक्रीज होने का चांसेस होगा। यानी जो फीमेल्स ये अगर लेट एजेस में अगर शादी भी हुआ तो शायद उनमें शायद कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा, लेकिन वो लोग भी सोचते कि शायद लेट मैरिज हुआ तो बच्चा होगा या नहीं होगा, उस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के वजह से भी आप में प्रॉब्लम्स होने का चांसेस हो सकता है। अगर लेट भी मैरिजेस आप करोगे तो साइकोलॉजिकली आप स्ट्रांग रहने का कोशिश कीजिए टिल 36, 37 ईयर्स तक। अगर लेट मैरिजेस भी हुआ तो प्रेगनेंसी में अगर आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो तो शायद उतना दिक्कत नहीं होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको डिटेक्ट करके कुछ क्यूरेटिव प्रोसीजर्स अगर ऑप्ट करें तो आगे जाके कुछ प्रॉब्लम्स भी नहीं फेस करना पड़े। बेहतर। नाज़रीन आदाब, डॉक्टर में प्रोग्राम में आज एक दफ़ा फिर इनफर्टिलिटी मौजू पर ही हम डॉक्टर साहिबा से बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर सरिता हमारे साथ एक दफ़ा फिर लाइव इन द स्टूडियो मौजूद हैं और लाइव ऑन एयर आपके पूछे हुए सवाल का वो जवाब दे रही हैं। भी अगर आपके पास सवाल है इनफर्टिलिटी के हवाले से आप हमें कॉल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अपने सवाल के साथ तैयार हो चुके हैं और बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे कॉलर के साथ। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो। हेलो जी हाँ, खुश आमदीद। जी नमस्ते मैम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपना है। 27 ईयर्स की हूँ। सपना कहाँ से हैं आप? उदयपुर राजस्थान। उदयपुर राजस्थान से। जी सपना, अपना सवाल पूछिए। मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं और प्रेगनेंसी नहीं आई है। सपना थोड़ी सी आवाज़ तेज कर। जी डॉक्टर आपके सवाल सुन रही हैं। मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, अभी तक प्रेगनेंसी नहीं आई है। और ट्यूब चेक करवाई थी, उसमें दोनों वो ऑपरेशन करवाया था तो दोनों ट्यूब ब्लॉक बताई थी 6 साल पहले। और अभी वापस मैंने ट्यूब चेक करवाई तो दोनों ब्लॉक थे, तो अभी दवाई से खुलवाई है, लेकिन अभी तक कुछ अभी कंफर्म नहीं हुआ है क्या हुआ या नहीं। अच्छा, या ऐसे खुल सकती या फिर या दवाई से खुल सकती है या फिर से ऑपरेशन कराना होगा मैम? सपना अपनी एज बताएं प्लीज। हाँ। उम्र क्या है सपना आपकी? 27। ओके। और सपना शादी को कितने साल हो गए? 10 साल। और मेंसेस आपके रेगुलर हैं? हाँ, सब बराबर है। मेंसेस रेगुलर हैं? के चेक भी करा लिए, सब नॉर्मल है। बेहतर। डॉक्टर सपना से आप कुछ और पूछना चाहेंगी? हाँ। जी, आप ये बता रहे कि अभी दवाई कुछ ले रही है आप ट्यूबर ब्लॉक्स के लिए, यानी टीबी का कुछ दवाई ले रहे हो, कोर्स ले रहे हो क्या? हाँ, अभी दवाई तो चल रही है रेगुलर। हाँ वो यानी कितने महीने का कोर्स चल रहा है आपका? अभी 6 महीने का। अच्छा। यानी बचपन में या कभी आपको टीबी ऐसे कुछ कंप्लेंट्स था क्या? नहीं तो बिल्कुल नहीं था। ओके, ठीक है। सपना, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, ज़रूर आपकी मदद करेंगी डॉक्टर। जी डॉक्टर। यानी एक बार लैप्रोस्कोपी करवाए थे ट्यूबर ब्लॉक्स के लिए, लेकिन वो नहीं खुला था और एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट। जनरली ट्यूबर ब्लॉक्स में यही बोलते हैं कि ट्यूबरकुलर इन्फेक्शंस रहने की वजह से जनरली ट्यूबर ब्लॉक्स होता है, यानी बॉडी में कहीं भी अगर वो इन्फेक्शंस परसिस्टेंट हो या ना हो, फैमिली टेंडेंसी में भी हो या ना हो, डोमिनेंट स्टेट में इस इन्फेक्शंस का एफिनिटीज़ की वजह से ये ट्यूबर ब्लॉक्स हो सकता है। तो ट्यूबर ब्लॉक्स को क्लियर करने का लैप्रोस्कोपी एक बार करवाए थे, उसे नहीं खुला तो फिर एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट फिलहाल ले रहे हैं। यानी एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट आप जो भी ले रहे हैं उस ट्रीटमेंट से कम्प्लीटली आपके बॉडी से वो ट्यूबरकुलर इन्फेक्शंस तो क्लियर नहीं होगी मैडम, एक्सटर्नल क्लियर होकर भी डोमिनेंट स्टेट में वो वैसे ही रह जाएगी। तो वो दवाई के जरिए किस हद तक वो ट्यूब्स अभी तक आपको खुला या नहीं खुला वो देखने के लिए तो आपको HSG टेस्ट यानी लैप्रोस्कोपी करवाने का कोई ज़रूरत नहीं है। HSG यानी ट्यूबल पेटेंटी टेस्ट एक बार आप करवा लीजिए। अगर ब्लॉक्स नहीं खुला तो लेकिन एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी वो इन्फेक्शन जो भी आप में है उसको होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। यानी वो इन्फेक्शन क्लियर होने के बाद विदाउट एनी सर्जरी आपका ब्लॉक्स खुलने का चांसेस होगा। इस टाइप ऑफ केसेस को हम लोग हमारे क्लिनिक्स में ट्रीटमेंट देने के बाद वो इन्फेक्शंस क्लियर होके नेचुरली ब्लॉक्स खुल के हेल्दी प्रेगनेंसीज आयो केसेस से हो सके तो आप एक बार diachaitanyas.com का वेबसाइट भी खोल के देख लीजिए। बेहतर। आदाब डॉक्टर में। जी हाँ, इनफर्टिलिटी मौजू पर हमारी बातचीत हो रही है। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और एक और कॉलर को शामिल करते हैं। गुड इवनिंग। आदाब डॉक्टर। हेलो, खुश आमदीद। क्या नाम है आपका? हाँ, ज़ेबा बात कर रहे हैं हम हैदराबाद से। क्या नाम बताया? ज़ेबा। जी ज़ेबा, सवाल पूछिए अपना।
मैडम मेरी शादी होकर 10 साल हुआ, मेरे पीरियड्स रेगुलर है। आपकी शादी को कितना अरसा हुआ? 10 साल। जी ज़ेबा, आपकी लेवल में, आवाज़ के लेवल में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मेरी शादी होकर 10 साल हो गया, पीरियड्स रेगुलर है मेरे, तो वही इनफर्टिलिटी भी है मेरे को। ज़ेबा, आपकी उम्र क्या है? हाँ मेरी 31 है। जी ओके। और वो मतलब हस्बैंड से मिलने के वक्त बहुत पेन होता है, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? बेहतर, ओके। डॉक्टर ज़ेबा से उसके कुछ तो हम सक्सेस नहीं हो सकते, तो वही पूछना था मुझे। मैडम आपका ये जो पीरियड्स इरेगुलरिटी आपका जो चल रहा है, यानी ये 10 साल से, यानी शादी के बाद से ही हो रहा है या उससे पहले से ही था? हाँ शादी के बाद हुआ मैडम, शादी से पहले एकदम रेगुलर एकदम था, यानी शादी के बाद से ही आप में ये इरेगुलरिटी से, और फिलहाल आपका ये बर्निंग और इन्फेक्शंस का कंप्लेंट्स भी दिख रहा है। हाँ मैडम। ठीक है। ज़ेबा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, ज़रूर आपकी मदद करेंगी डॉक्टर। जी जनरली बहुत सारे फीमेल्स में ऐसा होता है कि इमीडिएटली शादी के बाद जो रिपीटेड यूटीआई कंप्लेंट्स होता है उसके वजह के लिए, और शादी के बाद से जो नया फैमिली में जो एडजस्ट होने के लिए जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से उन लोग जो फेस करते हैं, उसके लिए भी जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस और इन्फेक्शंस की वजह से जो भी इम्बैलेंसेस होता है, नॉर्मली इमीडिएटली आफ्टर द मैरिजेस इरेगुलरिटीज़ फीमेल्स में स्टार्ट हो जाती है। उस लेवल्स में ही वो इम्बैलेंस को अगर क्लियर नहीं कर दिया और बस पीरियड्स लाने के लिए सप्लीमेंट्री हार्मोनल टैबलेट्स और इन्फेक्शंस को सप्रेस करने के लिए कुछ एक्सटर्नल ऑइंटमेंट्स या एंटीबायोटिक्स लेके उस कंडीशंस को बस सप्रेस करते ही जा रहे हैं। ये भी 10 साल से वो क्लियर करने का कहीं भी कोशिश नहीं करे, बस उसको सप्रेस करते ही जा रहे हैं। लेकिन होम्योपैथी ट्रीटमेंट के ज़रिए आपका ये भी जो भी बर्निंग और इन्फेक्शंस का कंप्लेंट आपको जो हो रहा है उसका, और आपका हार्मोनल इम्बैलेंस यानी शादी के बाद से जो भी आपके इम्बैलेंसेस जो भी हुआ है उस कंडीशंस को क्लियर करने के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाई होगी मैडम। जनरली होम्योपैथी में ऐसा होता है कि आपका कॉजेटिव फैक्टर्स को कंसिडर करके आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। वो कॉजेस क्लियर होने के बाद आपका इन्फेक्शंस भी क्लियर हो जाएगा और आपका हार्मोन लेवल्स नॉर्मल होके रेगुलर साइकिल्स होके हेल्दी प्रेगनेंसी होने का चांसेस होगा। बेहतर, एक और हम कॉल शामिल करते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। Hello, good evening. I'm calling from Dubai, Fatma. Actually, I've been married since last 11 years, and I have been diagnosed with tubal blockage. Right. Can you please guide me? I have gone for IVF treatment as well, but it has not helped me. Now, 3 or 4 times HST has been done, but they are telling my international lining has become thin. What should I do? I'm pretty confused. Right, we'll try our best to help you out. Please let us know your age. My age is 34. 34. And let us know about your menses. Are they regular? They are very regular, 29 days, 30 days, like that. But the lining is a problem that I mean, it's not going beyond 7, you know. Yeah. 6 and 7, so we cannot go for an IVF. So I'm like confused. How come? I've taken anti-TB medicines also for 1.5 years, but it has not helped. Like they are telling in the report it's normal, but when I'm going for IVF treatment, it's not helping, you know. What should I do? I'm really confused. Don't worry. As like doctor always keeps saying again and again, don't take the stress. First and foremost, doctor will try her best to help you out. Lining is the issue. They are telling 3-4 times HSG has been done, so lining. Now what should I do, you know? Yeah. Adhesions and polypus, all that is there. Please help me. मैम कुछ इनसे पूछना जी चाहेंगे? यानी आप रेगुलरली 3-4 टाइम्स HSG क्यों करवाए थे मैडम? एक्चुअली क्या प्रॉब्लम था? ट्यूब्स में कुछ प्रॉब्लम था They क्या? were telling adhesions are there. There are additions. Okay. So laparoscopy, they have suggested the laparoscopy also? No, they did not. They did not do the laparoscopy. They are telling that ये तुम हिस्ट्रोस्कोपी करा लिए तो ब्लॉकेज आया है, तो बाद में दूसरे डॉक्टर के पास गए। अच्छा। कि ये कराओ तुम। आपका अभी एज कितना है मैडम? हिस्ट्रोस्कोपी तो उसमें एडिशंस वगैरह आए, क्लियर किया, पर फिर बाद में IVF किया तो सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर दोबारा हिस्ट्रोस्कोपी किया, फिर एडिशंस आया, फिर भी मतलब जी आपका एज कितना है मैडम अभी? 34 है। वैसे सब कुछ नॉर्मल है। ओके ठीक है मैम। नॉर्मल पीरियड्स आर नॉर्मल। आई डोंट नो हाउ टू गो अबाउट। Thank you so much for
Thank you so much for calling us. Doctor will try her best to help you out. Don't take any tensions. जी डॉक्टर. देखिए मैडम, आप बहुत वेक्स्ड भी हो, जितना भी आपने फेस करे शायद प्रॉब्लम्स की वजह से, आप दुबई के ज़रिए यानी दुबई से ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी हमारा क्लिनिक्स में आप ले सकते हो. वी आर हैविंग द ऑनलाइन ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑल्सो. अगर drchaitanyas.com का वेबसाइट अगर आप खोलोगे तो यू विल गेट एन ऑनलाइन ऑप्शन ऑल्सो. और आपका जो भी प्रॉब्लम है यानी यूटेराइन एडिशंस रहने की वजह से ही आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, यानी वो एडिशंस इंटरनली वैसे ही रख के चाहे कितने बार भी आप हिस्ट्रोस्कोपी करवाओ उसको क्लियर करने के लिए, और कितने बार भी आईवीएफ भी सजेस्ट करें उन लोग, या आईवीएफ भी आप करवाओगे, वो इंटरनल हिडन कॉजेस तो वैसे ही रह जाएगी. बाहर फर्टिलाइज करके भी आपका यूट्रस में वो एम्बिट करने के बावजूद भी वो हेल्दी कंडीशंस में ग्रो नहीं हो रहा है, यानी फर्दर डेवलपमेंट आपका बॉडी सपोर्ट करना चाहिए. फर्दर डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्ट जो हो रहा है वो इंटरनल कंडीशंस की वजह से आपका वो फर्दर डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है. आपको दोबारा हिस्ट्रोस्कोपी या एचएसजी को जाने का कोई ज़रूरत नहीं है. इंटरनल हिडन वो जो एडिशंस आप में हो रहा है उसका ट्यूबरकुलर कंडीशंस की वजह से वैसे होता है. उस कंडीशंस को होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए ज़रूर क्लियर कर सकते. हो सके तो एक बार आप drchaitanyas.com का वेबसाइट भी खोल के हमारा ट्रीटेड केसेस आप एक बार देख लीजिए. उसमें आपको एग्जैक्टली हम लोग ट्रीटमेंट देने के बाद वो कंडीशंस क्लियर होकर नेचुरली एडिशंस खुल के हेल्दी प्रेगनेंसीज आया केसेस विद ओरिजिनल रिपोर्ट्स आपको मिलेगी. We'll move on to another caller. Good evening, Adab doctor. Hello. हम आसनसोल से बोल रहे हैं. मेरा नाम नूतन शाह है. जी. तो मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं. और अभी तक हम लोग को कोई बच्चा नहीं है. लेकिन पहले तो टेस्ट करवाए थे सीमेंस एनालिसिस, तो उसमें मेरे हस्बैंड का काउंट मोटिलिटी कम था. तो वो अभी दवाई के जरिए मतलब ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया है. लेकिन अभी मेरा डॉक्टर बता रहे हैं कि ट्यूब ब्लॉक है. एचएसजी भी हुआ है, टीबीएस से और बहुत सारा टेस्ट हुआ है. तो वो अभी बता रहे हैं कि मेरा दोनों ट्यूब ब्लॉक है. ओके. आपकी एज क्या है? 25. और आपके मेंसेस रेगुलर? मैम कुछ पूछना चाहिए क्या? जी. तो अभी मतलब वो बोल रहे हैं कि ये छोटा ऑपरेशन कराना पड़ेगा. लैप्रोस्कोपी करवाने के लिए बताया कि आपको? नहीं, माइक्रो सर्जरी के जरिए बोले छोटा सा ऑपरेशन. वो लैप्रोस्कोपी माइक्रोस्कोपी यानी लैप्रोस्कोपी है. ठीक है, आपको बताएंगे. तो वही हमको पूछना था मैम कि क्या दवाई के जरिए ये ठीक हो सकता है? जी जरूर आपको बताया जाएगा. बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया. जी. यानी इनका भी यही प्रॉब्लम था कि ट्यूबल ब्लॉक है और ट्यूबल ब्लॉक के लिए लैप्रोस्कोपी सजेस्ट किया. यानी ट्यूबल ब्लॉक के लैप्रोस्कोपी सर्जरी जो भी है दैट इज नॉट एट ऑल, यानी बस एक ट्रायल है कि अगर कुछ ब्लॉक अगर क्लियर हुआ तो क्लियर हो जाएगा, और अगर प्रेगनेंसी अगर बाय मिस्टेक आ गया तो आ भी जाएगा. लेकिन ये ब्लॉक होने का जो भी कंडीशंस है वो लैप्रोस्कोपी के जरिए तो नहीं क्लियर हो जाएगा. इस कंडीशंस को यानी आपका ट्यूबल ब्लॉक होने का जो भी प्रॉब्लम है उसको होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर कर सकते हैं मैडम. और रही बात आपके हस्बैंड का भी काउंट कम था, आपने दवाई लिए थे तो टेम्पररीली काउंट तो बढ़ जाएगी, लेकिन वो कम होने का जो भी कॉज उनके तरफ से अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर काउंट कम होने का, हेल्दीनेस ऑफ द काउंट डिक्रीज होने का चांसेस होगा. आपको दोनों को जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम्स के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाई है. इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग ट्रीटमेंट देने के बाद वो प्रॉब्लम क्लियर होकर नेचुरली हेल्दी प्रेगनेंसीज आया केसेस है मैडम. हो सके तो आप दोनों भी आके एक बार मिलने का कोशिश कीजिए. नाजरीन, प्रोग्राम आदाब डॉक्टर यहाँ पर चल रहा है. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरिता. बातचीत हम कर रहे हैं इनफर्टिलिटी मौजू पर. आपके सवालातों को हम इन नंबरों के जरिए वेलकम कर रहे हैं. नंबर है हमारे 0402333133, 800402331382. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं अपने सवाल को response.urdu@etv.co.in. फिलहाल वक्त एक छोटे से वक्फे का.
खुश आमदीद। इनफर्टिलिटी एक अलार्मिंग प्रॉब्लम बनती जा रही है जो कि सिवियरली एक मैटर ऑफ कंसर्न है। आज हमारी एक दफ़ा फिर इसी मौजू पर जी हाँ बातचीत हो रही है डॉक्टर सरिता के साथ। तशरीफ़ लाई है वो डॉक्टर चैतन्या क्योर क्लिनिक से। अपने सवालों के साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर हैं हमारे 0402331330 या फिर 0402331380। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सरिता कॉलर हमारे साथ हो चुके हैं शामिल, इन्हें लेते हैं। खुश आमदीद। आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो हेलो, आदाब डॉक्टर। हाँ, हम रांची से बोल रहे हैं। जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिया। कहाँ से हैं आप? रांची। कहाँ से? रांची रांची। रांची से हैं आप। जी, अपना सवाल पूछिए दिया। एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम है, देखिए। हेलो जी जी, अपना सवाल पूछिए, डॉक्टर आपका सवाल सुन रहे हैं। हाँ, मेरा प्रॉब्लम है कि मेरे मेंसेस जो है क्लियर नहीं होते, इरेगुलर मेंसेस होते हैं, क्लियर नहीं होते हैं। हेलो, अच्छा, आपके इरेगुलर मेंसेस हैं और हेलो, आपके इरेगुलर मेंसेस हैं। जी हाँ, आपका सवाल डॉक्टर सुन रही हैं। आपकी एज क्या है? मेरा एज 23। 23। अच्छा, कोई और प्रॉब्लम? जी, मेरे मेंसेस क्लियर नहीं होते हैं। ओके, आप आर यू मैरिड? आप शादीशुदा हैं? नहीं, शादीशुदा नहीं है। आई एम नॉट मैरिड। अच्छा, तो आपकी सिर्फ मेंसेस की प्रॉब्लम है? है जी मेरे जी। मेंसेस जो है ना क्लियर नहीं होते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है, नहीं होता है क्लियर। और पीसीओडी की शिकायत है आपको। जी, डॉक्टर इनसे पूछना चाहेंगे? जी, आपका ये यानी जब से पीरियड स्टार्ट हुआ तब से ही आपका ये पीरियड ठीक से नहीं हो रहा है या बीच में हो रहा है मैडम? बीच में से नहीं हो, मतलब बहुत पहले जब हम 8th क्लास में पढ़ते थे तब मेरा हुआ, तो उसके बाद नहीं हुआ। तो उसके बाद हम ट्रीटमेंट कराए एलोपैथिक, तो डॉक्टर बोले कि हमको पीसीओडी है। अच्छा, यानी आप फिलहाल दवाई लिए तो ही आपका पीरियड होता है, बिना दवाई पीरियड नहीं होता है क्या? नहीं, दवाई लेते हैं तभी होता है, दवाई नहीं लेते तो मेंस नहीं होता है। नहीं होता है। ओके ओके, ठीक है। ज़रूर आपकी मदद करेंगे डॉक्टर, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी, यानी दवाई नहीं लिए तो पीरियड बिल्कुल नहीं हो रहा है, यानी इट्स कंडीशन यानी सेकेंडरी अमीनोरिया भी बोलते हैं, यानी नॉर्मल एनहांसमेंट ऑफ द ग्लैंड्स, यानी कुछ यूट्रस का साइजेस में डिफरेंस होने की वजह से, ओवरीज का साइजेस डिफरेंस होने की वजह से भी वो रिलीज ऑफ द हार्मोन्स नहीं होगा, तो सप्लीमेंट्रीली फुलफिल करे तो ही वो पीरियड्स होने का चांसेस रहता है। अभी इनमें यानी आपका किस हद तक हार्मोनल लेवल्स है वो देखने के बाद आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए ज़रूर हेल्प कर सकते हैं मैडम आपको, लेकिन पहले आपका फ़िलहाल आपका हार्मोनल इम्बैलेंसेस कितना है वो देखने के बाद आपको ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स बताएंगे। हो सके तो आप एक बार हमारा क्लिनिक्स में आके मिलने का कोशिश कीजिए। होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए आपका जो भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस है वो क्लियर करने का चांसेस रह सकता है। एक कॉल हम शामिल करते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, मैं मोना बोल रही हूँ। कहाँ से? दिल्ली से मोना बोल रही हूँ। मोना, दिल्ली से। जी मोना। 36 है। जी, मेरा बच्चे नहीं थे, तो आईवीएफ हुआ मेरा 18 मंथ पहले। ओके। तो मुझे एक बेबी हुआ। अब उसके बाद मैं दोबारा ट्राई करना चाहती हूँ, तो उसके लिए बोल रहे हैं कि आपके एग नहीं बन रहे। पहले भी यही प्रॉब्लम थी, डोनर से एग लिए थे। तो क्या आपके पास ऐसी दवाई है जिससे एग बन सके बिना आईवीएफ के? ओके, कर लूं? अच्छा मोना, आपके मेंसेस रेगुलर हैं? जी जी। बेहतर। और शादी को कितना अरसा हो गया है? जी, 19 साल। 19 साल। ओके, मोना से आप कुछ और पूछना चाहेंगी? यानी पहली प्रेगनेंसी आपको डोनर एग के जरिए आईवीएफ के जरिए हुआ था, तभी आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा था, लेकिन पीरियड्स तो हर महीना ठीक से ही होता है ना बिना कोई दवाई आप में? जी जी, मेंसेस ठीक होता है। मुझे पूरी ट्रीटमेंट भी दी गई थी एग के लिए, लेकिन फिर भी मुझे एग नहीं हुए थे। जी ठीक है। थैंक यू मोना, आपने कॉल किया हमें। ज़रूर डॉक्टर आपकी मदद करेंगी।
जी यानी इनका जो प्रॉब्लम है एनोविलेटरी साइकिल्स बोलते हैं, यानी पीरियड्स तो बिल्कुल रेगुलर है इनमें, लेकिन जो एक बिल्कुल एक का डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है। तो पहली प्रेगनेंसी डोनर एग के जरिए हुआ था, लेकिन नॉर्मली एग डेवलप नहीं होने के लिए FSH LH हार्मोन्स में इम्बैलेंसेस, उस हार्मोन्स में एनहांसमेंट नहीं रहने की वजह से एग का डेवलपमेंट नहीं होगा। यानी वो FSH LH हार्मोन्स 3:1 रेशियो में अगर रिलीज हुआ तो नॉर्मली 11th डे से 18th डे तक 18 mm साइज आके एग रिलीज होता है। यानी वो हार्मोन्स में इम्बैलेंस है तो बिल्कुल डेवलपमेंट ऑफ द एग ही नहीं हो रहा है। इस कंडीशन के लिए यानी एग्स क्यों नहीं बन रहा, उस हार्मोन्स क्यों रिलीज आपके बॉडी में नहीं हो रहा, उस कंडीशंस को होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर कर सकते हैं मैडम। आप जो भी दवाई ले रहे हो बस ये हार्मोन्स को बॉडी में ले रहे हो तो उसके जरिए एग बन रहा है या नहीं बन रहा वो देखने को कोशिश बस करें आप, लेकिन ये हार्मोन्स आपके बॉडी में क्यों नहीं बन रहे वो कॉज तो कहीं भी आपने क्लियर नहीं करवाए। इसको होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर कर सकते, हो सके तो एक बार आके कंसल्ट करने का कोशिश कीजिए। एक और कॉल हम शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो जी हाँ डॉक्टर, नमस्ते मैडम, मैं रूपा बोल रही हूँ गुजरात से। नमस्कार, आपका क्या सवाल है? हाँ मैडम, मेरा उम्र है 24 साल और मेरी शादी को 5 साल रनिंग है अभी। ओके। हम लोग मतलब एक भी बार भी प्रेगनेंसी नहीं हुई है। तो मैडम हम लोगों ने चेकअप करवाया 2 साल पहले भी, तो मेरा तो नॉर्मल ही है, मेरा हस्बैंड का कुछ काउंट कम है ऐसे बताया गया है। जी जी। तो अभी फिर हम लोग ने होम्योपैथी का ट्रीटमेंट भी किए बीच में, और अभी दोबारा टेस्ट करवाए तो अभी कुछ फर्क नहीं पड़ा उससे मैडम। और हमने डॉक्टर के पास भी गए थे, उन्होंने भी मतलब एक इंजेक्शन करवाया था हम लोगों से, मतलब मंथली, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन गैप रख के एक इंजेक्शन था फुल महीना। तो उसके बाद भी हम लोगों ने चेकअप करवाया तो अभी काउंट में मतलब कुछ फर्क ही नहीं आया मैडम। तो अभी उनका कहना है कि मतलब कुछ चांसेस नहीं है बोल रहे। तो मैं मैडम से पूछना चाहती हूँ क्या कभी हम प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है मुझे? ज़रूर मैम ने आपका सवाल सुना है और वो ज़रूर आपकी मदद करेंगी। मैम कुछ और पूछना चाहेंगी इनसे? जी, यानी किस हद तक है आपका हस्बैंड का अकाउंट, ये बता सकते हैं आप कितना है? मैडम पहले तो 0.3 बताया गया था, फिर हमने दोबारा फिर टेस्ट करवाने के बोले थे इंजेक्शन करवाने के बाद, तो फिर -0 ही आता गया है। अच्छा, 0 ही आता गया। कुछ स्कैनिंग्स कुछ करवाए क्या? टेस्टिस का साइजेस में कुछ दिक्कत कुछ है क्या, प्रॉब्लम? नहीं, मुझे तो कुछ बताया नहीं, उनको खाली बताया कि उनका काउंट कम है बस। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। जी डॉक्टर। देखिए ऐसे जो यानी 0.5 मिलियंस या 0 काउंट जिनमें है या थोड़ा बहुत काउंट अगर है तो भी इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर चैतन्यास क्यू क्लिनिक, यानी नील काउंट अगर है तो ओवरऑल 23% एश्योरेंस है, और थोड़ा बहुत कम काउंट है अगर है तो 80% तक एश्योरेंस है। यानी इनमें काउंट नहीं होने का या कम होने का जो भी कॉजेटिव फैक्टर्स है, बस उस कॉजेटिव फैक्टर्स को क्लियर करने का कोशिश करते हैं दवाई के जरिए। वो कॉजेज क्लियर होने के बाद नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द काउंट हो सकता है। मैडम आपका हस्बैंड का कभी कभार 0 या कभी कभार कम दिखने का कॉजेस क्या है? टेस्टिस में कुछ अबनॉर्मैलिटीज़ है या हार्मोन्स में कुछ इम्बैलेंसेस है, वो देख के उनको ट्रीटमेंट करने का कोशिश कर सकते हैं। हो सके तो एक बार आके मिलने का कोशिश कीजिए। बेहतर। एक और कॉलर हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, इनकी तरफ हम बढ़ते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हाँ, मैं रुचि बोल रही हूँ। रुचि जी, कहाँ से? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं 2 साल हो गए मेरी शादी को, अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। हाँ, तो मेरा IUI भी हुआ है, ट्यूब सारे ओपन है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। ओके। रुचि जी, आपके मेंसेस रेगुलर हैं? कंटिन्यू हो रहे जी। जी, ओके। तो मैम कुछ और इनसे पूछना चाहेंगे? ये सब कुछ नॉर्मल अपना बता रही हैं। IUI को जाने का क्या ज़रूरत था? आपका हस्बैंड का अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम था क्या? जी, हस्बैंड का प्रॉब्लम था, सीमेंट चेक कराया था तो वो उसमें उनकी रिपोर्ट 0 थी। अच्छा, तो IUI आपने डोनर स्पर्म के जरिए करवाया? जी। ओके ओके, ठीक है। रुचि, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। मैम प्रॉब्लम सुनिए, ज़रूर वो मदद करेंगी आपकी। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी देखिए मैडम, आपके तरफ से जो आपने डोनर स्पर्म के जरिए IUI करवाने के बावजूद भी आपको सक्सेस नहीं हुआ, यानी इंटरनल आपका स्ट्रेस के वजह से, यानी जो ओव्यूलेशन होने के बाद जो फर्टिलाइजेशन होने का टाइम रहता है उस स्ट्रेस का वजह से भी नॉर्मल फर्टिलाइजेशन शायद नहीं हुआ होगा, और कुछ इन्फेक्शंस रहने की वजह से भी आपको डोनर स्पर्म के जरिए IUI सक्सेस नहीं हुआ। आप में अगर उस कंडीशंस को क्लियर किया है, वो प्रॉब्लम देखने के बाद आपको वो कंडीशंस क्लियर कर सकते हैं। और रही बात आपका हस्बैंड का भी अगर 0 भी काउंट है तो 0 होने का क्या वजह है वो देख के उसको भी होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर कर सकते हैं।
वो कॉज क्लियर होने के बाद उनमें ही काउंट आने के बाद भी आप अपने यानी आपके हस्बैंड के काउंट के जरिए भी IUI या IVF या नेचुरल प्रेगनेंसी भी होने का चांसेस हो सकता है। हो सके तो आप दोनों भी एक बार आके मिलने का कोशिश कीजिए। बेहतर मैम, बहुत शुक्रिया, आज एक दफ़ा फिर हमारे स्टूडियो में आई और हमारी इसी मौजू पर आपसे बातचीत हुई। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त चाहते हैं, खुदा हाफिज़। हमारा पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in।